पेज नंबर 15 पर जो नोट्स हैं आपके, पेज नंबर 15 और इस पर जो क्वेश्चन दे रखा है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। अब रेडियस क्या हो जाएगा 0.5/2 मिलीमीटर। ये जो मिली है इसको गायब कर दो, 0.5/2 तो हो गया 0.25 और इस मिली की जगह आ गया 10⁻³ और ये मीटर हो गया। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखें, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेसिस्टिविटी दे रखी है 1.6 × 10⁻⁸। रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। फिर ए पार्ट में देखिए वो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको बस। 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर ये हो गया। अब ए पार्ट में वो पूछे हैं व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, यानी कि लेंथ बतानी है, एल बताना है, एल कितना होगा टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर बोल दीजिए, ये है 10 ओम। चलिए जी, अब इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस ये हो गया और रेसिस्टिविटी ये हो गया। तो ये मान लीजिए इस तरह से कि ये वायर है और ये वायर का रेडियस है स्मॉल आर और ये वायर की लेंथ है स्मॉल एल। और इस रेडियस की हेल्प से अगर मैं यहाँ पर जो ये सर्कुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो दैट विल बी कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर पार्ट जो है उसका एरिया। वो एरिया कैसे निकाला जाता है, πr² करके। ठीक है, यहाँ लिखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is equal to πr², तो 22/7 into 0.25 into 10⁻³ का स्क्वायर, ये हो गया। अब 0.25 का स्क्वायर भी करूँगा 7 से डिवाइड तो वो होगा नहीं, तो 22/7 को सीधा सीधा 3.14 लिखिए। ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो सीधा वैल्यू डालो उसके 3.14। ठीक, मैं इधर कर रहा हूँ उसको 3.14 और 0.25 into 0.25 और फिर ये 10⁻³ है। जब कोई पावर दे रखी होती है और पावर की भी पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10⁻³ की पावर 2 है तो -3 × 2 सीधा सीधा 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी देखिए इसको मैं लिखूँगा 10⁻6। अब इधर आप एक काम करिए कि ये 0.25 है, 25 से 3/4 को मल्टीप्लाई करा जा सकता है। करिए 25 4 जा 100। ठीक है, पॉइंट के लिए देख लेंगे बाद में। 25 4 जा 100, 10 कैरी आ गया, 25 1 जा 25 और 10 35, 3 कैरी आ गया, 25 3 जा 75, 75 और 3 कितना हो गया 78, तो 7850। इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी 2, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और टोटल 4 डिजिट हो गई। राइट से 4 डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4, यहाँ लगा दो पॉइंट। 0.7850 मल्टीप्लाई बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। अब डेसिमल के बाद में जब सारी डिजिट्स खत्म हो जाती हैं उसके बाद अगर 0 लगा हुआ है तो उसको लगाने की कोई मायने नहीं होते, तो उसको हटा दो। ये हटा दिया हमने। 0.25 से इसको फिर मल्टीप्लाई करो, 25 5 जा 125,
तो 12 कैरी आ गया। 25 8 ज़ा 200, 200 और 12 200 12, तो 21 कैरी आ गया। 25 7 ज़ा 175, 175 और 21 कितना हो जाएगा 196, 196 196, तो पूरा पूरा 196। अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट और 2 डिजिट, तो टोटल 5 1 2 3 4 5, 0.19625 इंटू 10 की पावर -6। अब ये जो 5 है इसका मतलब क्या है कि इसको बढ़ाकर मैं 3 कर सकता हूँ। इसको बढ़ाकर मैंने 3 कर दिया, 3 को काट दो 6 6 ही रहेगा, 6 को काट दो ये 0.19 का 0.20 हो जाएगा। 0.20 10 की पावर -6 क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हमारे पास इतना आ गया सर ये हुआ क्या? ये चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.19625। भैया आप ये देखिए कि जब भी यहाँ पर मान लो मैं 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करना चाह रहा हूँ तो ये 6 है, अगर ये 5 या 5 से बड़ी डिजिट हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको गायब कर देंगे और इसको एक नंबर बढ़ा देंगे। तो 0.19 है तो 19 का 20 हो गया, ये अप्रॉक्सीमेशन वो वाला है। तो चाहे तो वैसे ही छोड़ दो चाहे इतना कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, समझ गए। आगे देखिएगा, अभी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ, मेरे को निकालना है लेंथ। तो देखेंगे as we know that R is equal to rho L upon A, मुझे तो L निकालना है ना, तो ये A इधर आ जाएगा, R A is equal to rho into L, rho नीचे आ जाएगा, L is equal to R A upon rho, तो L R कितना है 10 और कैपिटल A कितना है 0.20 इंटू 10 की पावर -6 और रो कितना दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। अब ये जो 10 की पावर -8 है इसको ऊपर ले जाओ, 10 इंटू 0.20 को 0.2 लिख दो, 0.2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 8 और अपॉन में मेरे पास केवल 1.6 रह गया। इधर 10 की पावर 8 है और इधर 10 की पावर -6 है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स एज इट इज ऐड हो जाती हैं, तो प्लस का 8 और माइनस का 6, 8 - 6 क्या हो गया 10 की पावर 2, ठीक है। और इधर 10 है, 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100, 100 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 1000, L इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.2 और 2.6। इधर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 1 2 2 8 16, 8 से डिवाइड करो, 8 1 8 8 125 से होता है सीधा सीधा। तो लेंथ कितनी आ गई 125 मीटर। सर यहाँ पे 122 है, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेशन चलता है थोड़ा बहुत, अप्रोक्सीमेशन आ गया। अरे चलता है अभी सही में भाई। यहाँ पर जो है 0.1964 लिया है वैल्यू को, है ना। हाँ हमने जीरो उसको बढ़ाकर 0.2 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना चलेगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जो है बी पार्ट देखिएगा, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब क्या करना है, हमने वो ये बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए तो हम ये कुछ वैल्यू वगैरह नहीं डालनी, वैल्यू वगैरह डालोगे बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। इसको एक तरीका है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये इसका ए पार्ट था, बी पार्ट देखते हैं। अच्छा स्वामिल आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओम्स लॉ में हमने सिर्फ अभी यही देखा है कि V इज इक्वल टू आई आर, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है
किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है ना आर, ये होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, अगर लेंथ कांस्टेंट है तो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कांस्टेंट है तो, हमें बस ओम्स लॉ के नाम पर ये एक फार्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू आई, और एक उसकी डेफिनेशन कि कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। बस इतना। बताओ समझ गए ना? यस सर। बी पार्ट देखना है इसका। अब रेडियस नहीं दे रखा, इन्होंने डायमीटर दिया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड? बी पार्ट। रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए तो? हम ये कहेंगे we know that R is equal to rho L upon A, ये हम जानते हैं। लेकिन इसको, ये जो एरिया है ना, इसको जरा डायमीटर की टर्म्स में ले आओ। कैसे? पाई आर स्क्वायर, पहले तो पाई आर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। अभी जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आता है d/2, पाई और रेडियस की जगह डालो d/2, d/2 का स्क्वायर हो गया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायमीटर की टर्म्स में क्या आएगा? रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। समझ गए? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन में आ गया। जब भी कभी डिनोमिनेटर का कोई डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर से आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी बच्चे को इसमें जरा भी डाउट हो तो भाई जैसा बचपन में किया था वैसा करके देख लो, गलती मत करना बस। क्या यहाँ पर ये है कि रो एल जो है दैट इज गेटिंग डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? पाई डी स्क्वायर बाई 4 से। इसका मतलब क्या है कि रो एल इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर। जब डिवाइड हो रहा होता है और आगे एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है तो मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाकर इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ठीक है, तो करके क्या आएगा? 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ऐसे भी वही आ रहा है। तो आपको जो तरीका ठीक लगे वैसे कर लेना। 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो हमारा जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो ये आ रहा है 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना, ये मैंने नीचे डिनोमिनेटर में पाई डी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे, दिखाई नहीं दे रहा लगता है। ओके, ये हो गया R इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, अब एक नया केस बनेगा। इन्होंने बोला कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है। तो लिखिएगा न्यू केस। If the diameter is doubled, अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? मतलब d डैश इज इक्वल टू 2d, पुराने वाले डायमीटर का डबल। नए डायमीटर को मैंने d डैश बोल दिया तो वो क्या है? पुराने डायमीटर का डबल, तो 2 इंटू डी। ठीक, अच्छा क्या लेंथ कुछ चेंज करने के लिए बोला उन्होंने? कहा नहीं, कुछ नहीं। तो जो लेंथ है वो पुरानी वाली रहेगी, तो एल डैश विल बी इक्वल टू एल।
रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती, रेसिस्टिविटी सेम रहती है, रो ही रहेगा जब तक आप मटीरियली चेंज नहीं कर देते उसका। तो रो विल रिमेन इक्वल टू रो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा नया रेसिस्टेंस है आर डैश, ये बताइए कितना होगा। देयरफॉर आर डैश इज इक्वल टू, ये हमने क्या डेवलप कर लिया, ये हमने डायमीटर के टर्म्स में रेसिस्टेंस का फॉर्मूला डेवलप कर लिया। तो अब आपको यहीं पर वैल्यू डालनी है, 4 तो 4 ही रहेगा, जो रेसिस्टिविटी रो है वो रो ही रहेगी। एल की जगह लिखिए एल डैश, पाई कांस्टेंट है, पाई एज रहेगा, और डी स्क्वायर की जगह लिखिए डी डैश का स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर। आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल डैश, एल के ही इक्वल है 4 रो एल अपॉन पाई। ये जो डी डैश है ये किसके इक्वल है, 2d के इक्वल, 2d का होल स्क्वायर, ये हो गया। आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई इंटू 4d स्क्वायर। अब जरा हाथों को कंट्रोल करना कि 4 से 4 काटना नहीं है, एकदम से मन में आता है 4 आ गया निपटा इसको, ठीक है, निपटाना नहीं है। क्या करो, इस 4 को निकाल लेना बाहर, इसको 1/4 ये करा, और 4 रो एल, इस 4 को अलग क्यों निकाला, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, क्योंकि मुझे 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर चाहिए, जो पहले वाला जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस था वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा, 1/4 इंटू आर, ठीक है। और लास्ट में जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से हम जवाब भी देंगे। इन्होंने पूछा हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, उन्होंने बोला था डायमीटर डबल हो जाएगा, तो आप आंसर देंगे कि डायमीटर डबल करने पर हमारा रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, वो 1/4 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर देना है इसका। तो लिखिए देयरफॉर on doubling the diameter, resistance becomes 1/4 of its original value. चाहे तो कैलकुलेट करना, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 10 ओम, ए पार्ट में 10 ओम दे रखा था, टू 2.5 ओम आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब पेज नंबर 17 पर आ जाओ। पेज नंबर 17 पर आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire. एक वायर है, उसका जो रेसिस्टेंस है वो 6 ओम है, इट इज़ डबल्ड अप बाई फोल्डिंग। तो आप ये देखिएगा कि इट इज़ डबल्ड अप बाई फोल्डिंग का मतलब ये है कि हमारे पास एक वायर है, मान लीजिए ये वायर है, आप इसको बीच में से, यहाँ से ये बीच वाला जो इसका पोर्शन है, यहाँ से आप इसको मोड़ दो और डबल कर दो इसको। तो डबल करने से होगा क्या कि जैसे ही हम इसको डबल करेंगे तो ये जो पेन है, एक तरह से वायर समझ लीजिए, तो इसको मैंने डबल अप कर दिया फोल्ड करके जब डबल करूँगा तो ये वाला जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और जो ये नीचे वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये भी ऐसे दिखाई देगा यहाँ पर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। भाई अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले ए था, आप ये देखिए आप कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर हमारा वायर था ऐसे,
वायर इस तरीके से था, अब आपने इसको मोड़ कर डबल कर दिया। आपने वायर को मोड़ कर डबल कर दिया, तो ओरिजिनली अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो ओरिजिनली इसकी लेंथ मान लो L थी, तो अब इसकी लेंथ कितनी रह गई? लेंथ तो आधी रह गई, लेंथ तो आधी रह गई। अब इतना बड़ा कुर्ता आप पहनते हैं, उसको फोल्ड करके ही तो किसी ब्रीफ केस में रखेंगे ना, ठीक है, उसको ऐसे ही रख देंगे तो कैसे आएगा? और जब उसको फोल्ड कर देते हैं 2 बार 3 बार फोल्ड कर देते हैं तो वो छोटे से बैग में भी आ जाता है। तो वही चीज़ है कि ये जो वायर है, जब इसको आपने डबल डब, इट इज़ डबल डब बाई फोल्डिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये था इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो पहले केवल ए था, अब ये कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ए और ए यानी कि 2a। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a, पहले लेंथ L थी, अब लेंथ कितनी दिखाई दे रही है? L/2। समझ गए? ठीक। लेंथ का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी वायर के रेसिस्टेंस पर, ठीक है। तो वो यही पूछ रहे हैं, अ 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। तो वायर का नया रेसिस्टेंस आप बताइए, ठीक है। हम क्या कहेंगे, सर अगर लेंथ का फर्क पड़ता है तो इसमें दोनों को इक्वल कैसे रख दिया? अरे आ रहा हूँ, किसको दिया तुमने भाई को? मतलब यहाँ पे इक्वलिटी का साइड है ना, इसलिए अभी रुको मुझे, पहले तो केस फर्स्ट देखिए, रेसिस्टेंस दे रखा था 6 ओम, लेंथ को बोलो L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बोलो A, ठीक है, और रेसिस्टिविटी को बोलो रो। ये सब कुछ सेम वैल्यू लीजिए। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, और रो L बाई A इज इक्वल टू 6, ठीक है। चाहे इसको बोल दीजिए इक्वेशन को, ये सेकंड देखिएगा। अब क्या है, मुझे नया रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसको R डैश बोल दो। लेंथ जो है वो L डैश, अब लेंथ जो है वो घटकर आधी रह गई L/2, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डबल हो गया, 2a हो गया। और वायर तो सेम है, मटेरियल चेंज नहीं करा वायर का, इसका मतलब रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश। R डैश इज इक्वल टू रो L डैश की जगह क्या आ जाएगा? L/2, और A डैश की जगह क्या आ जाएगा? 2a, ठीक है। अब क्या करिए, अब आप ये देखिए, ऊपर तो रो L अपॉन 2 है, एक तरह से रो L अपॉन 2, तो ऊपर तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि रेशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन नीचे नहीं है, तो उसको रैशनल बना लो नीचे वाला, 2a को लिख दो 2a अपॉन 1। जब ऊपर भी रैशनल नीचे भी रैशनल, तो हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो R डैश इज इक्वल टू, ये जो रो L है ये 1 में मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि रो L इंटू 1 क्या हो गया? रो L, और 2 इंटू 2a क्या हो जाएगा? 4a। तो R डैश इज इक्वल टू 1/4 रो L अपॉन A, वही वाली बात आ गई, ठीक है। 1/4 टाइम्स हो गया, तो रो L अपॉन A कितना है? 6 के इक्वल, इसकी जगह 6 रख दें, हाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1।
4 1.5 सर। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.5 है, ठीक है। सर इतना दिखाने से अच्छा भी क्या बोलते हैं कि अगर एरिया डबल है तो फिर क्या बोलते हैं ये रेडियस डबल होगा, डायरेक्ट करके दिखा तो देना, इससे वो हो गया 1/4 ही हो गया। करके दिखा देना, आपके फायदे की बात कर रहे हैं। फिर वही चीज़ें मैं आगे का बताऊंगा, फिर तुम कहोगे मुझे तो कॉमर्स लेना है, फिर बताना ही बेकार है। आगे की कहानी ये है कि अभी 10th क्लास में आप जितना पढ़ते जा रहे हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं 11th क्लास से ही ना तैयारी शुरू कर देते हैं IIT जी की, कुछ बच्चे नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। नीट मालूम है ना क्या होता है? कॉमन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पूरे इंडिया का कॉमन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है अगर आप मेडिकल फील्ड में मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं। और ऐसे जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE जो है वो इंजीनियरिंग के लिए होता है। इंजीनियरिंग में सबसे टॉप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो IIT हैं, सेकंड रैंकिंग पर NITs आ जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ट्रिपल आईटी, हाँ IIIT तो एक ही है ना। और जो NIT है ना, NIT जो है वो हर स्टेट में एक मिलेगा आपको। पहले 13 थे, कुछ मतलब 5-6 साल पहले तक का मेरे को ध्यान है, अब हो सकता है शायद बढ़ा दिए हैं उन्होंने। पहले कश्मीर में नहीं था, फिर बात चल रही थी कि कश्मीर में, श्रीनगर में शायद IIT है, NIT है, NIT है, ठीक है, बन गया होगा। UP में इलाहाबाद में है और दिल्ली में नहीं है। हालांकि दिल्ली भी एक स्टेट है, पर दिल्ली में NIT नहीं है, दिल्ली में NSIT है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, पर वहाँ पर क्या है कि जैसे बच्चे ना 11th क्लास में आकर तैयारी शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर ये सारे तरीके जो हैं ये कह देते हैं नहीं अब इनको सबको कचरा पेटी में फेंकिए और ज़रा हमारे हिसाब से कर लो तैयारी। अब वो हिसाब क्या होता है, शॉर्टकट मेथड्स। लेकिन टोटली ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्टिव को अलग ही फेंकते हैं, क्योंकि दो लेवल होते हैं एग्ज़ाम के, एक सब्जेक्टिव होता है और एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव वाले को बोलते हैं मेंस और सब्जेक्टिव वाले को बोलते हैं एडवांस, दो होते हैं। तो दोनों तरीके की प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। इसी वजह से CBSE ने भी अपना पैटर्न चेंज करा है। जब आप लोग पेपर देंगे ना साइंस का, मैथ्स का जब आप देंगे, तो आप देखेंगे कि शुरुआत के 20 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 वर्ड टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप वो वाले आते हैं, ताकि आपको MCQs की भी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि MCQ में सिर्फ इतना है कि आपका आंसर सही होना चाहिए, बस वो आपने करा किस तरीके से वो कोई नहीं पूछने वाला। बस इतना आप पर उन्होंने एहसान किया है, इतनी कृपा बनाए रखी कि भाई उसमें उन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं डाली। जब JEE का या नीट का एग्जाम देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग जानते हैं क्या होता है? एक मार्क्स काट देते हैं गलत आंसर। हाँ, मतलब जैसे सही क्वेश्चन अगर आपने करा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत पर 0 नहीं होगा, गलत पर -1 एक मिलेगा। वन काट ली, माइनस में इतने अटेम्प्ट करो इतने में श्योर होना चाहिए कि सही है। श्योर हो तो सही है। कई बार ऐसा भी होता है कि 50 क्वेश्चन, एक बच्चा 10 श्योर शॉट बिल्कुल ठीक करके आया और एक आ रहा है बिल्कुल खुले में 50 के 50 करके आया हुआ है ना, कोई रोक नहीं सकता मेरा सिलेक्शन। पता चला भाई के नंबर नेगेटिव में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। मान लो आपने 5 क्वेश्चन करे, बड़ी मेहनत से लगा कर दिमाग 5 क्वेश्चन करे और एक क्वेश्चन के 2 नंबर थे, तो 5 2 ज़ा 10, 10 नंबर मिल गए। वहीं फिर लास्ट में आपके पास टाइम बचा नहीं, आपने वहाँ पर 10-15 क्वेश्चन आपके बचे हुए थे, आपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके, ठीक है, और कर दिया, कुछ भी लिख दिया, इसका A, इसका मेरे को B लग रहा है, इसका C लग रहा है, लगा दिया कुछ भी तुक्का। हम मान लो 10 क्वेश्चन कर दिए, तो हर गलत क्वेश्चन पर, और सब 10 के 10 गलत हो गए, हर गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर -1 अवार्ड होता है, -1 आपको मिलता है। तो -10 टोटल करो तो 0 ही आ गया ना। फिर ये जो सही थे वो भी गलत हो गए, इसके भी नंबर गए। तो CBSE में अभी तक इतनी उन्होंने जरा रहम बना रखा है बच्चों पर, आने वाले टाइम पर नेगेटिव मार्किंग चालू होगी इधर। एक तरह से ना ये सही है, एक तरह से ये सही है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ बच्चा दिमाग खोल कर बैठता है बिल्कुल ढंग से, कि करूँगा तो सही करूँगा, नहीं तो करूँगा ही नहीं। आता है तो आता है, कि नहीं आता तो गिव अप, एकदम नहीं आता। हाँ, ये बहुत अच्छा होता है। 10 क्वेश्चन सही है। अरे मेरे बिजनेस का मैं सब समझा रहा हूँ, इंजीनियरिंग ऐसी करते हैं। मैंने वो इसलिए बस लगा क्या करना चाहिए, मैं बाहर के आगे बढ़ गया, इंजीनियरिंग निकल गया।
चेंज होगी 96%। चलिए जी, अब अगला देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टर्स। जैसे फ़ैन है, फ़ैन को रेसिस्टर बोल देंगे। मतलब ये ऐसा हो गया कि जीन्स हो गई, शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई, ठीक है, कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, ये सब क्या हैं? कपड़े हैं, ये सब कपड़े हैं। फ़ैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये सब अप्लायंसेस तो अलग अलग हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में इन सबको बोला जाएगा रेसिस्टर है सारे के सारे, चलो ठीक है, क्योंकि ये सब के सब इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, रोकते हैं अपने अंदर, करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, रोकेंगे और बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं जाने दूंगा मैं, टोल टैक्स लगेगा इधर, मुझे पहले एनर्जी देकर जाओ, मुझे पहले एनर्जी देकर जाओ, मैं चालू होना चाहता हूँ। तो फ़ैन है, फ़ैन जो है फ़ैन भी एनर्जी लेगा, बल्ब है, बल्ब भी एनर्जी लेगा, क्या 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 कुछ नहीं। मैं तो ऐसे ही बड़बड़ कर रहा हूँ बस। सर आपको इतना कम बोल रहे हैं उसके थ्रू करते हैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब। कर अब सर एफर्ट में भी आप बेइज्जती मार रहे हो, हम क्या ही करें। नहीं, वो तो मेरा हक है, बेइज्जती मारना तो मेरा हक है। चलिए जी, लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो एनीथिंग विच ऑफर्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। तो जो भी चीज़ है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, सबको हम रेसिस्टर की कैटेगरी में डालते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंसेस, बड़े सही मौके पर करा रहा हूँ ये वाला टॉपिक। ओके सर, अभी जैसे दिवाली चल रही है, तो अभी तो लड़ियाँ उतरी भी नहीं होंगी बालकनी से, ठीक है। तो वो जो एक बल्ब है ना, कोई एक बल्ब खुराफात करना, एक बल्ब खींच लेना ऐसे ही करके, ठीक है, पूरी की पूरी खराब हो जाएगी लड़की। घर वाले कैसे कुछ करने वाले घर वाले वो कहेंगे बाहर निकल। नहीं वो फिर हमें लटका देंगे। बोलेंगे तेरे से ना कि लड़की तो सुनिएगा कि जैसे आप देखते हैं ना कि एक वायर है और उस वायर पर लाइन से 1 2 3 4 5 6 वो सारे के सारे बल्ब्स लगे हुए हैं। तो एक के पीछे एक अगर छोटे छोटे बल्ब्स कनेक्टेड हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो सीरीज में लगे हुए हैं, सबके सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब सीरीज की एक खास बात भी होती है और एक बुराई भी होती है उसमें। एक बार आपने एक स्विच से ही आप उसको ऑन कर सकते हैं। आपने उसको प्लग को लगाया सॉकेट में, स्विच ऑन करा, सारे के सारे बल्ब एक साथ चालू, सारे के सारे बल्ब एक साथ बंद, ठीक है। ये तो अच्छा ही है। नहीं तो मानो 100 बल्ब है, अभी 100 स्विच लगाओगे क्या, है ना। ये क्या है, ये मेरा कंट्रोल रूम है, ये इसको चलाने के लिए कि एक रूम मैंने डेडिकेटेड कर दिया, इसमें स्विच है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक बार तो के लिए 100 स्विच लगा के बैठा है। अब पता चला दिवाली पे पेरेंट्स ने काम दे दिया था कि बच्चा जो है ना आजकल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है, तो इसको जरा दिमाग इसका थोड़ा तेज होगा। पता चला 2-2 रुपए के तो बल्ब थे, वो 50-50 रुपए के स्विचेस लगा दिए उसने तूने तो मेरी दिवाली का दिवाला निकाल दिया। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज कहाँ पर है? एडवांटेज आएगी ऐसे में जब आपको बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करनी है और बल्ब्स लगाने हज़ारों, एक ही स्विच से ऑन हो जाएगा। और डिसएडवांटेज ये है कि आपने पैसा बचाने की कोशिश करी, आप घर बना रहे थे, आपने कहा कि एक ही बार से पूरे घर की बिजली कनेक्ट कर डालूंगा, स्विच ऑन करा, पंखा टीवी फ्रिज वगैरह सब चल गया, ठीक है। बिजली का खर्चा कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये हुआ कि नहीं मैं ना एकदम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। मैं जो है सिर्फ टीवी देखना चाहता हूँ, मैं ये बाकी सारी चीज़ें बंद करना चाहता हूँ। अब पता चला बाकी सब कुछ बंद करा, वो टीवी वगैरह सब कुछ ही बंद हो गया, ठीक है। बंदा बैठा पसीने पोंछ रहा है यार ये क्या हो गया। तो इस वजह से घरों में डेडिकेटेडली अलग अलग स्विच जो है बनाए जाते हैं। तो एक होता है पैरेलल कनेक्शन और एक होता है सीरीज़ कनेक्शन। तो सीरीज़ कनेक्शन में व्हेन 2 और मोर, आप पेज नंबर 18 पर आ जाएंगे, व्हेन 2 और मोर रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड consecutively, they are said to be connected in series, ठीक है। they are said to be connected in series। सर पैरेलल का क्या हो? पैरेलल कनेक्शन का अभी बता रहा हूँ मैं कैसे होगा। सीरीज तो आते हैं ना दिवाली की लाइटिंग, ठीक है। अब पैरेलल में आते हैं। तो सीरीज में अच्छा रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है, रेसिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है।
एक पार्टनर ये कांटों वाली था, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया R3। तो अगर इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला है, R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर पैरेलल कनेक्शन में आते हैं। अब पैरेलल कनेक्शन जो है इनिशियली बड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन आगे फिर उसके फायदे नजर आते हैं। इनिशियली कॉस्टली, हाँ नुकसान एक भी नहीं है। अरे बहुत तरह नुकसान नहीं है, इनिशियली कह रहा हूँ ना, इनिशियली कॉस्टली पड़ता है, लेकिन बाद में उसके फायदे नजर आते हैं, है ना। इनिशियली थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बाद में फायदा ही फायदा, है ना। डूब गया मतलब बिल्कुल अपनी जिंदगी में अरे भाई मैं और मेरा सोशल मीडिया। अरे चलो प्राइस ढूंढ रहा है, क्या वो प्राइस ढूंढ रहा है किसका? पैरेलल कितना कॉस्ट पड़ती है। अरे यार अच्छा, बात को समझे नहीं, कुछ और कह रहा था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं। असर आ रहा है इधर से। सीरीज कनेक्शन इसी को कहते हैं, बैक टू एक असर, तो दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों मैं क्या असर कर एक रहा साथ। हूँ? तुम बीच में एक बल्ब की तरह कनेक्टेड हो, ये हंसेगा तो तुम भी खिलखिला उठोगे, ये परेशान होगा तो तुम भी परेशान होगे। इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। अब आ जाओ पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन में ये है कि एक बैटरी लगी हुई है इधर। बैटरी का सिंबल तो जानते हैं ना, पैरेलल लाइंस, एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी। इसको पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोल देते हैं। सर वैसे तो सेल हो गया ना, हाँ, बैटरी एक तो सेल दो की है। होती है। हाँ, बैटरी का मतलब 2, 3 या 4 सेल, पर शॉर्ट में हम एक ही बना देते हैं बस। अब एक वायर इधर से आया पॉजिटिव का और एक वायर इधर से आया नेगेटिव का, ठीक है। दोनों वायर जो हैं, दोनों वायर के थ्रू, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो तभी करेगा जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तभी करंट फ्लो करेगा। अब हमने कहा कि भाई मैंने एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया और एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये ट्यूबलाइट है, ये फैन है और ये आपका जो है कुछ और है, कुछ और नहीं, मिड डे मील का बॉक्स है बस। बॉक्स, ठीक। तो हमने कहा कि ये तीन चीज़ें हैं, कोई भी 3 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लगे हुए हैं, वो हमने जोड़ दिए इस तरीके से। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई अगर मान लो मैं यहाँ से कनेक्शन हटा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कनेक्शन हटा दूँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने के करंट जो है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, करंट आई पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव तक पहुँचेगा। तो भाई एक रास्ता तो ये था, एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये था, ये रास्ता तो आपने बंद कर दिया, है ना, वायर ही काट दिया यहाँ से। अब जब आपने वायर काट दिया, इधर तो फ्रिज था, तो फ्रिज तो बेचारा बंद हो गया, चलेगा ही नहीं, ठीक है। पंखा चलता रहेगा, ट्यूबलाइट चलती रहेगी, ठीक। तो ये चीज़, इसका मतलब क्या है, ये वायर काटने का मतलब क्या है, वायर काटने का मतलब ही स्विच है कि आपने स्विच लगा दिया। तो जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं उसको, किसी भी चीज़ को आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 3 अप्लायंसेज हैं तो भाई 3 स्विच चाहिए। 10 पंखे हैं घर में तो 10 स्विच आपको चाहिए। तो शुरुआत में तो आपको लगेगा यार एक स्विच से काम चल रहा था, ये 10 स्विच खरीदने पड़ रहे हैं, क्या चक्कर क्या है। लेकिन बाद में फ़ायदा होगा कि भाई एक रूम का पंखा चलाना है, बाकी सबके बंद करना है, बाकी सबके बंद हो जाएंगे, एक रूम का पंखा चलाओ, सो जाओ आराम से। सर पैरेलल कनेक्शन के अंदर सीरीज कनेक्शन हो सकता है। यस, हो सकता है। पैरेलल के अंदर सीरीज का एक एग्जांपल है, ये 1, 2 और 3, ये तीनों एक ही ट्यूबलाइट switch है, है। एक ही वायर नहीं नज़र आ रहा क्या, तभी एक है ना, switch से on होगी। एक ही स्विच से ऑन होती है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लगा, मैंने कहा भाई क्लासरूम है तो यहाँ पर एक ही स्विच से कर देते हैं ये 3 लाइट, साथ ही जलानी होती है, साथ ही बंद करनी है, ठीक है। बस एक नुकसान उठाना पड़ जाएगा मेरे को, एक खराब हो जाएगी, बाकी के दोनों को भी लेकर बैठेगी क्योंकि वायर सेम है। सर वो थोड़ा ठीक है इंसान ना? को पावर में आती है कि तू सही कह रहा है, हाँ। सही से
तो वो चीज़ है, हालांकि गलत है ये गलत तरीका है। अभी आपको बताऊंगा कि इसका एक नुकसान और बहुत ज़्यादा है। मतलब छोटी छोटी ट्यूबलाइट्स हैं, 15-15 या 20-20 वॉट की ट्यूबलाइट्स हैं। अगर आपने सीरीज से उसको आपने ज्वाइन करा है ना, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ाती हैं अभी प्रूव करके देखेंगे उसको। स्विच ऑफ करने का मतलब स्विच ओपन करना है, बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। स्विच ऑफ करने का मतलब स्विच ओपन करना होता है, ठीक है। ये चीज़ अभी बताता हूँ क्या है। वो जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि पूरे घर की बिजली कट जाए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि रिचार्ज ही मत कराओ, नेगेटिव में जाने तो बैलेंस करो, पूरे घर की बिजली कट जाएगी। एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास, एमसीबी बंद करा, ये भी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो घर में फ्यूज लगा दो। और बस वही भावनाओं को कंट्रोल में रखो, घर को आग लगाने की बात करो देखिए। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर ये ना स्विच को समझाने के लिए एक ऐसा डायग्राम बनाया जाता है कि आपने ये वायर को ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ से देखने से ही समझ में आ रहा है कि भाई वायर ना आपने डिस्कनेक्ट कर रखा है, वायर आपने डिस्कनेक्ट कर रखा है। डिस्कनेक्ट करने का मतलब क्या है, एक तरह से आपने इसको जो है ऐसे ओपन कर रखा है। तो ओपन करने का मतलब क्या है, ओपन करने का मतलब ये हो गया कि आपने स्विच ऑफ कर रखा है, ठीक है। स्विच ओपन करने का मतलब क्या है कि आपने स्विच ऑफ कर रखा है, ठीक है। अच्छा, और अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, मतलब ज्वाइन कर दिया, तो इसका मतलब नाउ स्विच इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज करने का मतलब क्या है कि आपने सर्किट को ऑन कर रखा है। सर मुझे ब्रैकेट में डॉट खाते और सर सेंसर और उसको तो मतलब इसी की जगह आप ये भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे डॉट बनाओ। अगर डॉट हो या डॉट ना हो उसका तो कुछ और डॉट है तो कनेक्टेड है, डॉट नहीं है तो डिसकनेक्टेड है, ये होता है, ठीक है। हालांकि इतने ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ पूछा नहीं जाता 10th लेवल पर। अब एक काम करते हैं, ये जो पैरेलल कनेक्शन है, सुनो तो सही मेरी बात। जो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में हमने बोला कि ये रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम का, ठीक है। ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का, तीनों 2 ओम के हैं, हाँ। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। तो जरा इसमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। ये 6 ओम का आ गया, और जरा यहाँ निकालना। इसका होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 3/2। अब रेसिप्रोकल करो, R निकालना होता है ना, तो 2/3। तो 3 0 सा 0, 0.67 हो गया अप्रॉक्सीमेटली। तो पैरेलल में आप ये देखिएगा कि पैरेलल में डिवाइसेस कितना इफेक्टिवली काम करती हैं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना कम हो गया 0.67 ओम, और इधर ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया 6 ओम। तो कहाँ 6 ओम, कहाँ 0.6 ओम, मतलब 10 गुने का अंतर है भाई। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6.7 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 गुने का अंतर है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर 10 गुना कंजम्पशन हो जाता है सीरीज में। दिवाली की लड़ी में पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि वो बल्ब ही इतनी कम पावर के होते हैं। तो आप ये कहते हैं कि चलो 2-4 दिन की बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, समझ गए। तो ये 2 चीज़ें हैं, सीरीज और पैरेलल। इसके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही करो।